हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला मुद्दा उठता है डिप्लीशन ऑफ लैंड। डिप्लीशन का क्या मतलब होता है? डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल जब ज़्यादा होने लगता है तो उस चीज़ में कमी आने लगती है, तो उस चीज़ को कहते हैं डिप्लीशन, कि वो चीज़ डिप्लीट हो रही है, यानी कि उस चीज़ में अब कमी आ रही है, वो चीज़ कम पड़ रही है। तो डिप्लीशन ऑफ लैंड, people and their demands are ever growing but the availability of land is limited। अब वक्त के साथ पूरे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। हर कोई चाहता है कि उसका घर हो, जिसके पास एक घर है वो चाहता है कि उसके पास 3 घर हों, 4 घर हों। हर जगह शहर बढ़ रहे हैं, रोड्स बननी हैं, हम तमाम सब नई नई चीज़ें यूज़ करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं। तो जो ज़मीन का जो यूज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। लेकिन जो हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ में जो हैबिटेबल लैंड है, जहाँ रहा जा सकता है, वो तो लिमिटेड है, वो तो अनलिमिटेड नहीं है। भगवान तो आके कहेंगे नहीं कि अच्छा यार अब इस ज़मीन से तुम्हारा काम नहीं हो रहा, लो एक और अर्थ ले लो, ऐसा तो है नहीं। तो लैंड लिमिटेड है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है चीज़ों की। तो होता क्या है, पीपल स्टार्ट एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड। जो कॉमन लैंड है, जो छूटी हुई ज़मीनें हैं सब जगह, लोग उनको क्या करने लगते हैं, एनक्रोच करने लगते हैं। एनक्रोच यानी कि किसी ज़मीन का घेराव कर लेना और कब्ज़ा कर लेना उस पर, और फिर उसको अपने हिसाब से यूज़ करना। अब जैसे मान लीजिए कोई कॉमन लैंड अगर अर्बन एरियाज़ के पास हो, अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरों के आसपास, तो उस कॉमन लैंड का यूज़ क्या करने के लिए हो सकता है, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हो सकता है कि वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, बाज़ार बन गए, या तो फिर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए कि वहाँ पे अपार्टमेंट्स बन गए, घर बन गए लोगों के। और अगर वो कॉमन लैंड, मान लीजिए जो खाली ज़मीन छूटी है, वो अगर रूरल एरियाज़ के पास है, रूरल एरियाज़ यानी कि गांव देहात के पास है, तो उन कॉमन लैंड्स का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, कि ज़मीन खाली छूटी है तो चलो यहाँ पे खेत बना दिया जाए, तो और वहाँ खेती शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जो कॉमन लैंड है वो कम पड़ने लगता है। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आए कि यार जो ज़मीन छूटी हुई है वो अगर किसी काम आ रही है तो इसमें बुराई क्या है, उस ज़मीन में पहले कुछ नहीं हो रहा था, अब उस ज़मीन में घर बन गए हैं, बाज़ार बन गए हैं, खेत बन गए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी कॉमन रिसोर्सेज हैं या फिर ये जितनी भी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, मान लीजिए कोई नदी है, कोई झील है, कोई तालाब है, जो भी ज़मीन खाली पड़ी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचर में बैलेंस बनाने के लिए। हम सारे जंगल काट के शहर बनाते हैं, तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि शहरों का या फिर इस पूरे देश जो हम बनाते हैं नेशन स्टेट, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो ज़मीनें जो खाली रह गई। क्योंकि जो ज़मीन जो खाली है वहाँ जायज़ सी बात है कुछ टाइम के बाद पेड़ पौधे उग जाएंगे, वहाँ पे जानवर आके रहने लगेंगे, तमाम तरह के पंछी आके रहने लगेंगे। इसके बाद ये पेड़ पौधे पोल्यूशन कम करते हैं, एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आसपास की जगहों में आप देख रहे हैं दुनिया गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके अलावा वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रखते हैं। तो ये सब तमाम काम होते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, जो भी ज़मीनें छूटती हैं, जो खाली पड़ी रहती हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आसमान से बारिश होती है, वो बारिश जब खुली ज़मीन में पड़ती है तब वो ज़मीन उस पानी को एब्जॉर्ब करती है और वही पानी अंडरग्राउंड वाटर बनता है। और उसी अंडरग्राउंड वाटर से फिर लोगों के हैंडपम्प चलते हैं, कुओं में पानी आता है, और उसी अंडरग्राउंड वाटर से सबमर्सिबल लगा के आज पूरे शहर चल रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों का काम चल रहा है उस अंडरग्राउंड वाटर से। तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, बारिश हो तो वो बारिश का पानी पहुंच सके अंडरग्राउंड, इसके लिए ज़रूरी है कि वो जगह हैं, वो ज़मीनें खाली हों। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब क्योंकि लैंड यूज़ बढ़ता जा रहा है तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यानी कि किसी चीज़ का ग्रेड कम होना, ग्रेड खराब होना। तो लैंड डिग्रेडेशन की जो लैंड की क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। और इसके अलावा लैंड यूज़ बढ़ने की वजह से लैंडस्लाइड होते हैं। लैंडस्लाइड क्या होते हैं इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लैंड यूज़ बढ़ने की वजह से सॉइल इरोजन होता है,
और इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन होता है ज़मीन का। डेजर्टिफिकेशन यानी कि किसी ज़मीन में पेड़ पौधे काट दिए जाएं, सारी घास हटा दी जाए और उस ज़मीन को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाए, तो जाहिर सी बात है वहाँ अब जब पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो वो जो ज़मीन है उसका जो मॉइस्चर है वो कम होता चला जाएगा। उन जगहों में जहाँ पेड़ पौधे नहीं हो वहाँ बारिश भी कम होगी धीमे धीमे, तो वो जगह डेजर्टिफिकेशन होने लग जाएगा। ठीक है, रेगिस्तान टाइप की बनने लग जाएंगी वो जगहें, तो उस चीज़ को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ का डेजर्ट होने लग जाना। तो ये सब तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम लैंड यूज़ बढ़ाते जाते हैं, ज़मीन ज़्यादा यूज़ करते हैं और फॉरेस्ट एरिया कम होता चला जाता है। अब अगला मुद्दा आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना या किसी चीज़ को कंजर्व करना। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन को कंजर्व करना या बचाना। Growing population and their ever-growing demand has led to large-scale destruction of forest cover and arable land. पॉपुलेशन बढ़ रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ उन लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, इसी तरीके से लैंड यूज़ बढ़ता जा रहा है। अब लैंड यूज़ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो जंगलों का जो एरिया है वो कम होता चला जा रहा है। और जो अराबल लैंड है, अराबल लैंड ये फिर से एक नया टर्म है। अराबल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ एग्रीकल्चर किया जा सके, जहाँ खेती करी जा सके। तो अराबल लैंड भी कम हो रहा है, सारी ज़मीनों पे घर बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, जंगल और एग्रीकल्चरल लैंड ये दोनों कम हो रहे हैं। Therefore, there should be the conservation of land resource. इस वजह से लैंड रिसोर्स के कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अब लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन तमाम तरीक़ों से हो सकता है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को बढ़ाना। फॉरेस्ट को बढ़ाना यानी कि पेड़ लगाना, तो एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना। अब इस वर्ड में अगर मैं AF की जगह अगर मैं DE लगा दूं तो ये वर्ड हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल हटाना। जंगल कैसे हटते हैं, पेड़ काटने से। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे काटना और एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे लगाना। तो लैंड रिसोर्सेज बचाने के लिए आपको क्या करना है, एफॉरेस्टेशन, कि आपको पेड़ पौधे लगाने हैं। इसके अलावा लैंड रिक्लेमेशन। अब लैंड रिक्लेमेशन का मतलब ऐसी ज़मीनें जो कि जिनसे पेड़ पौधे हटाए जा चुके हैं और उन ज़मीनों का कुछ और यूज़ हो रहा है, उन ज़मीनों को रिक्लेम करना। ठीक है, रिक्लेम करना यानी कि उन ज़मीनों को वापस से जंगली ज़मीन में लाना, उनमें पेड़ पौधे उगाना, उनमें जंगल बनाने की कोशिश करना। इसके अलावा रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। अब जब इतनी ज़्यादा ज़मीन में खेती करी जाती है तो खेती करते टाइम बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। अब ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो फसल में लग जाते हैं और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीड़ों को कहा जाता है पेस्ट। और ऐसी जो चीज़ें हैं जो उन छोटे छोटे पेस्ट को मारती हैं उनको कहते हैं पेस्टिसाइड्स। तो अभी आज के टाइम में क्या है, पेस्टिसाइड्स जो किसान लोग हैं कोई सा भी पेस्टिसाइड डाल देते हैं और कितना भी डाल देते हैं। तो इस चीज़ में क्या लगना चाहिए, रेगुलेशन। रेगुलेशन यानी कि कुछ हिसाब से होना चाहिए काम कि कौन से पेस्टिसाइड डालने हैं और कितना डालना है। और यही काम करना है फर्टिलाइज़र्स के लिए कि ज़मीन उपजाऊ हो। इस वजह से जो फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं वो भी उनका भी रेगुलेटेड हो यूज़। और इसके अलावा चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी कि चरना, ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज़्यादा चरना। ज़्यादा चरने का क्या मतलब, अब जैसे जानवरों को छोड़ दिया जाता है कि आप घास चरो, तो उसमें होता क्या है, जब घास लगी होती है किसी भी ग्राउंड में तो घास की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से वो ज़मीन को बांध के रखते हैं, उन पौधों की जड़ें। अब जब ओवर ग्रेजिंग होती है तो घास बहुत कम हो जाती है किसी भी लैंड में, और घास के कम होने की वजह से वो जो मिट्टी है वो फ्री हो जाती है, थोड़ी लूज़ हो जाती है। और जब मिट्टी लूज़ हो जाती है तो क्या होता है, हमारे जो ज़मीन है उस ज़मीन में जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है वो होती है टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपर होती है। अब जब पेड़ पौधे नहीं होते और घास नहीं होती तो वो सॉइल हो जाती है लूज़। तो वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टाइल सॉइल है वो बारिश
अगर आएगी तो वो पानी बहा ले जाएगा उसे, और इसके अलावा हवा जो चलेगी, हवा भी उस मिट्टी को बहा ले जाएगी, उड़ा ले जाएगी। तो उस तरीके से जो फर्टिलिटी होती है ज़मीन की वो कम हो जाती है। इस वजह से ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ये सब तमाम ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अपने लैंड रिसोर्सेज को थोड़ा बचा सकते हैं। अब अगला टॉपिक है लैंड स्लाइड्स। लैंड यानी कि ज़मीन, स्लाइड यानी कि खिसकना। तो लैंड स्लाइड यानी कि ज़मीन का खिसकना। तो होता क्या है, जो पहाड़ी एरिया होते हैं उन पहाड़ी इलाकों में जब कोई अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या फिर कोई वॉल्केनो फटता है, तो उन पहाड़ी एरिया में जो ऊपर की ज़मीन होती है वो खिसकते हुए नीचे की तरफ आती है, और उस ज़मीन के साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, बहुत सारा मलबा, बहुत सारी मिट्टी नीचे आती है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, और इस पूरी चीज़ को कहते हैं लैंडस्लाइड। Landslides are simply defined as the mass movement of rocks, debris and earth down the slope. Landslide क्या होता है? मास मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट। किन चीज़ों का? पत्थरों का और चट्टानों का, तमाम तरह के मलबे का और मिट्टी का। जब ये रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन द स्लोप आते हैं, यानी कि जो स्लोप है माउंटेन का, ऊपर के स्लोप से नीचे की तरफ चीज़ें गिरती हैं, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। दे ऑफन टेक प्लेस विद अर्थक्वेक। जब पहाड़ों में अर्थक्वेक आते हैं यानी कि भूकंप आते हैं, इसके अलावा फ्लड्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है पहाड़ों में और उसकी वजह से बाढ़ आने लगती है पहाड़ों में, और या तो फिर जब कोई ज्वालामुखी फटते हैं या फिर वॉल्केनोस, उस टाइम पे लैंडस्लाइड आते हैं। अब जब लैंडस्लाइड्स आते हैं तो एक और चीज़ होती है, कई बार पहाड़ों के बगल से कोई नदी गुजर रही होती है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये किसी पहाड़ का स्लोप है और इस पहाड़ के नीचे से एक नदी गुजर रही है। इस पहाड़ में ड्यू टू एनी रीज़न मान लीजिए लैंडस्लाइड हुआ, तो बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें, पूरा मलबा ऊपर से स्लोप के नीचे आएगा और मान लीजिए उस नदी के सामने आके गिर गया। तो अब इतनी बड़ी चट्टानें जब उस नदी के सामने आ जाएंगी तो पानी अपना रास्ता बदलेगा, और वो नदी अपना रास्ता बदल के आसपास के इलाकों से होके गुजरने लग जाएगी। तो वहाँ आसपास जितने लोग रह रहे हैं, जो गांव हैं वहाँ पे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of any river for quite some time and cause havoc for the people around. अब जो प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल है, प्रोलॉन्ग यानी कि बहुत लंबे टाइम के लिए जब बारिश होती है पहाड़ों में, तो उससे हैवी लैंडस्लाइड हो सकता है। और ये हैवी लैंडस्लाइड अगर किसी रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर दे तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट होगा। हैवॉक यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर परिस्थितियाँ, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशंस। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster. जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, natural disasters, तो ये पहाड़ों में लैंडस्लाइड एक बहुत वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर है। अब चलिए बात करते हैं प्रिकॉशंस अगेंस्ट लैंडस्लाइड्स की। प्रिकॉशंस यानी कि जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। तो अब ये सब तरीके हैं जिससे हम लैंडस्लाइड की वजह से, अब लैंडस्लाइड की कम हो, और अगर इनके लैंडस्लाइड हो तो उस लैंडस्लाइड से कम नुकसान हो। ये सब ये तरीके हैं। तो पहला तरीका है हज़ार्ड मैपिंग। हज़ार्ड यानी कि कोई भयंकर चीज़, कोई बुरी चीज़, और मैपिंग यानी कि किसी चीज़ का मैप बनाना। तो हज़ार्ड मैपिंग यानी कि जो खतरा है उस खतरे का मैप बनाना। तो इसमें क्या होता है, लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, कि ऐसे एरिया, पूरे पहाड़ों में ऐसे एरिया लोकेट किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड के, यानी कि जो बहुत ज़्यादा संभावित जगहें हैं कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकते हैं। उन जगहों को अवॉइड करना चाहिए जब बारिश हो रही हो या फिर कुछ भी ऐसे सीन सिचुएशन हो, तो उन एरियाज़ को अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा सच एरियाज शुड बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स, कि ऐसे एरियो में, ऐसे इलाकों में बिल्डिंग सेटलमेंट्स भी नहीं करने चाहिए। आपको वहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं बनाए जाने चाहिए और कुछ भी नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। पहाड़ों के जो स्लोप होते हैं उसमें रिटेंशन वॉल बनाने से भी फ़ायदा होता है।
ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि लैंड स्लिप ना करें। इसके अलावा इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अवॉइड लैंडस्लाइड्स। पहाड़ों में वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे और ज़्यादा लगाए जाते हैं, वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाता है। अब पेड़ पौधों की वजह से, उनकी जड़ों की वजह से वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा कम चांस होता है कि लैंडस्लाइड हो। इसके अलावा द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रिवर वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, कि इस पूरे पहाड़ों के एरिया में ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि पानी अगर बरसेगा तो पानी किस तरफ से निकलेगा, पहाड़ में भी और नदी के आसपास भी। अगर इनकी इस नदी का रास्ता रुकता है तो और क्या ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे, पानी कहाँ कहाँ से निकल सकता है। तो हमें मूवमेंट कंट्रोल अगर हम देखें रिवर वाटर का और जो झरने निकल रहे हैं, तो हम काफ़ी हद तक ये कोशिश कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड ना हो। अब हमारा अगला टॉपिक है सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी। The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil। जो हमारे अर्थ के सरफेस में, हमारे अर्थ के जो सरफेस है, जो सतह है, उसमें जो ग्रेनी सब्सटेंस होता है, ग्रेनी सब्सटेंस यानी कि जो दानेदार सब्सटेंस है, उसे कहते हैं मिट्टी। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अब किस जगह में कैसे लैंड फॉर्म्स हैं, यहाँ से डिटरमाइन होता है कि उस जगह की मिट्टी कैसी होगी। पहाड़ों के आसपास की मिट्टी अलग होगी, समंदर के आसपास की मिट्टी अलग होगी। इस तरीके से जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं उस जगह पे मिट्टी कैसी होगी। अब चलिए बात करते हैं कि मिट्टी होती क्या है और मिट्टी बनती कैसे है। तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होते हैं, इन पत्थरों में और चट्टानों में जब सैकड़ों सालों तक, हज़ारों सालों तक लगातार उनमें धूप पड़ती रहती है, वो गर्म होते हैं, फिर सर्दियों के टाइम में ठंडक होती है, वो ठंडे होते हैं, बारिश झेलते हैं, उसके अलावा उन पत्थरों चट्टानों में पेड़ पौधे भी उगाते हैं। तो इस वजह से सैकड़ों हज़ारों सालों के दौरान वो चट्टानें टूटती रहती हैं और उनसे छोटे छोटे टुकड़े निकलते रहते हैं, और वो टूटते टूटते वो टुकड़े और महीन होते जाते हैं। और इन सैकड़ों हज़ारों सालों के दौरान आप खुद सोचिए, इतने लंबे टाइम में ना जाने कितने जानवर मरते हैं इस ज़मीन में, ना जाने कितने इंसान मरते हैं, कितने पत्तियाँ और जो पेड़ पौधों के जितने सब हिस्से हैं वो सब इसी ज़मीन में होते हैं। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, महीन टुकड़ों के साथ ये ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वो मैटर जिसमें कभी लाइफ थी किसी टाइम पे। तो जो मरे हुए जानवर हैं, मरे हुए इंसान हैं, मरे हुए पार्ट्स हैं जो पेड़ पौधों के, वो सब तमाम ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे महीन जो बारीक हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो सैकड़ों सालों के दौरान, हज़ारों सालों के दौरान ये धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते वो मिट्टी बनती है। तो और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ रॉक्स। चट्टानों का टूटना और डीके होना। डीके होना यानी कि सड़ना या तो फिर डिसइंटीग्रेट होना। अब ये चट्टानें किस वजह से टूटती हैं और डीके होती हैं? ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। जो टेम्परेचर में चेंज होते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी फ्रॉस्ट एक्शन होता है। फ्रॉस्ट एक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडक। इसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। पेड़ पौधों की वजह से, जानवरों की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंसान भी बहुत ज़्यादा चट्टानें तोड़ते रहते हैं। तो इस वजह से सॉइल बनती है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनाने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। अब मिट्टी बनती किस किस चीज़ से है? ऑर्गेनिक मैटर, जो मिनरल्स होते हैं, और वेदर्ड रॉक्स, जो चट्टानों के छोटे छोटे महीन टुकड़े होते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिला के बनती है मिट्टी। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जब किसी मिट्टी में सही अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं और इसके अलावा सही अमाउंट होता है ऑर्गेनिक मैटर का,
तो ये चीज़ें सॉइल को क्या बनाती हैं, फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। तो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रॉपर मिक्स है, ये चीज़ें सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह की मिट्टी बनेगी। तो सबसे पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक, कि मिट्टी जो बन रही है उसका पेरेंट रॉक क्या है, यानी कि किस चट्टान के टूटने से वो मिट्टी बन रही है। अगर लाल पत्थर हैं, लाल चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनेगी, वो लाल होगी। अगर किसी चट्टान में फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा है तो उससे जो मिट्टी बनेगी उसमें भी फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा होगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट रॉक से आती हैं। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा, मिट्टी का टेक्सचर कैसा होगा, और मिट्टी में मिनरल्स कौन से होंगे। ये सब तमाम चीज़ें डिटरमाइन करता है पेरेंट रॉक। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट डिटरमाइन क्या करता है, रेट ऑफ वेदरिंग, कि जो वेदरिंग हो रही है उसका रेट कितना होगा। मिट्टी बन रही है वो बहुत तेज़ी से बनेगी या धीमे धीमे बनेगी, ये डिटरमाइन करता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल, इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मिट्टी में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है ये इफ़ेक्ट करता है कि उस मिट्टी में कितना ह्यूमस है, क्योंकि ह्यूमस क्या होता है वो भी एक तरीके से ये है कि ऑर्गेनिक मैटर को ही एक तरीके से ह्यूमस बनता है वो मिट्टी में। तो ऑर्गेनिक मैटर कितना है ये डिसाइड करता है ह्यूमस। इसके अलावा ज़मीन की टोपोग्राफी क्या है ये डिटरमाइन क्या करता है, टोपोग्राफी ये डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अगर जो थोड़े से निचले इलाके हैं वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा जमा होगी, जो ऊंचे इलाके हैं, जो पहाड़ वगैरह हैं, वहाँ पे मिट्टी कम जमा होगी। तो ये टोपोग्राफी डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, कहाँ पे मिट्टी कम इकट्ठा होगी, कहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होगी। और इसके अलावा टाइम, टाइम क्या डिटरमाइन करता है, थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कि कितने टाइम से किसी जगह में वेदरिंग हो रही है, ठीक है, कि वहाँ की सॉइल प्रोफाइल ज़्यादा है या फिर कम है। तो ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं सॉइल को। अब इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल। अब हर जगह की मिट्टी अलग होती है। अगर दुनिया भर की बात तो छोड़िए, अगर सिर्फ इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में एलुवियल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, कुछ जगहों में रेड सॉइल होती है, लेटेराइट सॉइल होती है, डेजर्टिक और माउंटेन सॉइल। इतने तरह की सॉइल तो सिर्फ हमारे अपने देश में होती है। अब अगला टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का डिग्रेड होना, कि मिट्टी किस तरीके से अपनी क्वालिटी ख़राब हो रही है मिट्टी की। तो मिट्टी के बारे में हमने देखा कि उसकी जो टॉप सॉइल होती है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो मिट्टी का ख़राब होना या डिग्रेड होने का क्या मतलब है, इस टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल अगर पानी या हवा से बह जाए तब भी मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होगी, और अगर इस टॉप सॉइल में केमिकल्स की वजह से या पेस्टिसाइड्स की वजह से इस टॉप सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है या क्वालिटी ख़राब होती है, तब भी कहा जाएगा कि जो सॉइल है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ये किस किस तरीके से होता है। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ पौधे जब हटाए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से मिट्टी ख़राब होती है, क्योंकि पेड़ पौधे अब हट गए तो मिट्टी लूज़ हो जाएगी, मिट्टी लूज़ हो जाएगी तो पानी बहा ले जाएगा, हवा उड़ा ले जाएगी टॉप सॉइल, तो मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होगी। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग की वजह से भी वही होगा। अब मिट्टी जो हटती है इसे कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। इसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स, कि फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती है। रेन वॉश और फ्लड्स, कि जब बहुत तेज़ी से पानी बरस जाता है तो पानी बहते हुए टॉप सॉइल को ले जाता है साथ में। और इसके अलावा जो बाढ़ आती हैं, ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जो कि लीड करते हैं किस चीज़ के लिए, सॉइल इरोजन, कि जो टॉप सॉइल है उसका इरोजन हो जाए, यानी कि वो निकल जाए, और इससे क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। अब चलिए बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की, कि ज़मीन नहीं, सॉइल को कंजर्व किस तरीके से किया जाए। तो अब सॉइल कंजर्वेशन के कई सारे तरीके हैं, अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है मल्चिंग।
द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। अब जब खेती करी जाती है तो जैसे एक लाइन से कोई पेड़ उगाए गए, उसके बाद दूसरी लाइन से पेड़ उगाए गए, तो इन पेड़ों के बीच की जो जगह होती है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स, इस जगह को कवर किया जाता है किसी ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि स्ट्रॉ यानी कि जो सूखी हुई घास है, तो उससे कवर किया जाता है। और इससे क्या होता है, इससे जो सॉइल का मॉइस्चर है, जो नमी है मिट्टी की, वो नमी खोती नहीं है, तो वो मॉइस्चर जो है वो रिटेन होता है अगर ये स्ट्रॉ लगा दिया जाए पेड़ों के बीच में। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मल्चिंग। अगर याद करना हो तो आप मॉइस्चर से याद रख सकते हो कि ज़मीन का मॉइस्चर बचाने के लिए क्या करते हैं, मल्चिंग। खैर, अब अगला है रॉक डैम। रॉक यानी कि पत्थर, डैम यानी कि कहीं पे पानी का रास्ता रोक के पानी को इकट्ठा करना, उसे कहते हैं डैम। तो रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स सॉइल लॉस। अब मान लीजिए कोई खेत है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो वो बारिश का पानी बहुत तेज़ी से बहेगा उस खेत से, तो टॉप सॉइल ले जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करें, रॉक डैम बनाएंगे। पत्थर लेकर जहाँ से भी पानी बहेगा वहाँ पत्थर लगा देंगे, तो पानी बहुत तेज़ी से नहीं बह पाएगा, धीमे धीमे बहेगा। और जब पानी धीमे धीमे से निकलेगा या फिर पानी इकट्ठा रहेगा तो टॉप सॉइल वहीं की वहीं रहेगी, वो बहकर चली नहीं जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद अगला है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, इंटर यानी कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और क्रॉपिंग यानी कि फसल लगाना या पौधे लगाना। तो इंटरक्रॉपिंग यानी कि दो या दो से ज़्यादा तरीके के फसल लगाना एक साथ। अब ऐसा क्यों? जब आप किसी खेत में एक तरह की फसल लगाओगे तो वो फसल एक साथ तैयार हो जाएगी, क्योंकि फसल लगाने का टाइम होता है कि इस सीज़न में फसल लगेगी और इस सीज़न में वो फसल रेडी हो जाएगी। अगर आप काट लो तो वेल एंड गुड, नहीं काटोगे तो फसल ख़राब हो जाएगी वैसे वैसे। तो आप जब फसल एक ही फसल लगाओगे तो एक ही फसल एक साथ रेडी होगी, और जब आप फसल काट लोगे तो वो खेत हो जाएगा सिर्फ खाली। और जब खाली खेत होगा तो जायज़ सी बात है उसकी जो सॉइल है वो लूज़ पड़ जाएगी, सॉइल इरोजन हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, दो या दो से ज़्यादा तरह की फसल लगा दी जाए, कि अगर एक तरह की फसल अगर तैयार हो जाए तो उस एक तरीके के पौधे हटा लिए जाएं, उसके बाद भी दूसरे पौधे रहेंगे उस खेत में। अब दूसरे पौधे रहेंगे उस खेत में तो सॉइल लूज़ नहीं होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। Different crops are grown in alternative rows and sown at different times to protect the soil from rain wash. अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती हैं, उनको ऑल्टरनेटिव रोज़ में। जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन से गेहूँ बो दिया और दूसरे लाइन से आपने टमाटर बो दिया, समझ रहे हैं? अलग अलग फसल ऑल्टरनेटिव रोज़ में, एक रो किसी की, दूसरी रो किसी की, इस तरीके से करा जाता है इंटरक्रॉपिंग। और इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन रुकता है। अब अगला मेथड है टेरेस फार्मिंग। टेरेस का मतलब होता है छत, और फार्मिंग यानी कि खेती। तो टेरेस फार्मिंग यानी कि आप एक तरीके से सीढ़ियाँ बना रहे हो किसी पहाड़ में। Broad flat steps or terraces are made on the steep slope so that the flat surfaces are available to grow crops. जो पहाड़ों के जो स्लोप्स होते हैं, उन स्लोप्स को काट के फ्लैट करके आप सीढ़ी के जैसे उसमें खेत बना सकते हो और उसमें खेती कर सकते हो। ठीक, तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं उन स्लोप्स को फ्लैट करके। दिस रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब जैसे पहाड़ का ये स्लोप है, तो पहले बारिश होती थी तो सारी मिट्टी वो बारिश लेकर चली जाएगी, तो पहाड़ की जो फर्टिलिटी है, जो भी मिट्टी है थोड़ी बहुत उस पहाड़ में, उस जगह में, वो कम होती चली जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उसमें फ्लैट सरफेसेस बना देंगे, तो अब पानी बहेगा तो एक साथ पूरी मिट्टी लेकर नहीं बह पाएगा, वो पहले एक जगह पे रुकेगा, दूसरी जगह पे रुकेगा। और इसके अलावा कंटोर बैरियर्स, अब ये एक नया टर्म है कंटोर। कंटोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री। तो कंटोर बैरियर्स का मतलब कि बाउंड्री पे बैरियर लगाना। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे रॉक डैम हमने अभी देखा था, ये कुछ मोर और लेस वैसी ही चीज़ है।
Stones, grass, soil are used to build barriers along contours. जितनी भी बाउंड्री है खेत की, उन बाउंड्री पे पत्थर लगा के, घास लगा के और मिट्टी लगा के आप कोशिश कर सकते हो कि आप पानी को बहुत तेज़ी से बहने से रोक सको। Trenches are made in front of the barriers to collect water. अब ऐसे जितने भी बैरियर्स हैं, खेतों की बाउंड्री पे आपने पत्थर लगा दिए चारों तरफ, तो उसी के साथ में आप ट्रेंचेस बनाते हो। ट्रेंचेस का मतलब वैसे होता है सुरंग, लेकिन ट्रेंचेस बनाना यानी कि थोड़ा सा खोदते हुए चले जाना बाउंड्री के पास। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो पानी बहेगा नहीं बहुत तेज़ी से। अब अगला तरीका है शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। अब जहाँ पे भी ज़मीन है, खेत है, वहाँ पे एक लाइन से पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो पेड़ लगाने की वजह से जो हवा का मूवमेंट है, अभी तेज़ी से हवा आएगी, मिट्टी को उड़ा ले जाएगी, लेकिन पेड़ होने की वजह से वो हवा थोड़ी सी रुकेगी, तो मिट्टी को उड़ा नहीं पाएगी। तो इस चीज़ को कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स, जहाँ पे रोज ऑफ ट्रीज़, पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं टू प्रोटेक्ट सॉइल। अब इसके अलावा एक और तरीका है कंटोर प्लगिंग। कंटोर यानी कि बाउंड्री और प्लाउइंग यानी कि जोतना। तो अब ये जो प्लाउइंग आपको करनी है, प्लाउइंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ पे एक खेत है, इसके बाद यहाँ पे भी एक खेत है और यहाँ पे भी एक खेत है, ठीक है, और ये खेत स्टेप्स में है पहाड़ के स्लोप पर। तो सबसे पहली बात, कॉन्टर क्या होता है? बाउंड्री। तो जैसे अब ये खेत है, तो इसकी जितनी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री पे पत्थर लगा देना और मिट्टी से और इसके अलावा ग्रास से आप बैरियर बना दोगे, तो अब पानी जो आएगा वो तेज़ी से बह नहीं पाएगा। इसके अलावा जो आप जुताई करोगे, प्लाविंग करोगे, वो कैसे करोगे? पैरेलल टू द कॉन्टोर्स, कि जैसे आप जुताई इस तरीके से करोगे। तो इससे क्या होगा, जब आप जुताई करोगे तो उस जगह में ज़मीन थोड़ा गड्ढे बनते चले जाते हैं ज़मीन में। तो जब अब पानी आएगा तो पानी इकट्ठा होगा इन जगहों पे, और पानी का जो फ्लो है वो कम होगा, पानी इकट्ठा होगा तो मिट्टी को बहा नहीं ले पाएगा। तो आप खेती की जुताई ऐसे करने के बजाय आप ऐसे करोगे, समझ रहे हैं? प्लाउइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स, कि आपको जुताई करनी है, प्लाउइंग करनी है पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप।